आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड स्टडी मेंटर पे। आज ना हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2025 का, उस मॉडल पेपर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के बाद ना, जिसमें हम देखना इस मॉडल पेपर में हम लोग करेंगे क्या, टोटल 50 साइंस के क्वेश्चन करेंगे। इसको करने के बाद ना आई कैन एश्योर यू कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन पक्का इस सेट से रहने वाला है। अब देखना, कहने को तो हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा इसी से रहेगा, लेकिन फालतू का झूठ बोल के सॉल्व करके तो कोई फायदा नहीं है। जो रियलिटी है ना उसी पे चलते हैं कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन तो पक्का इस सेट से रहने वाला है। तो जो अगर इस सेट को जो सही से कर गया ना, पूरा वीडियो पूरी तरह से देख गया, उसको हम एश्योर कर सकते हैं कि 30 से 40 मार्क्स उसका पक्का है इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को क्या करना है, आराम से पूरा देखना है। और बीच बीच में ना देखना, हम लोग करेंगे क्या, बहुत सारा ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट को एक साथ रिवाइज करेंगे। फिर अच्छे से तैयार हो जाओ। और साथ में ट्राई करना क्या कि कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे, जिसको खुद से तुमको क्या करना है, कमेंट में उसका आंसर बताना है। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या होगा। मान लो ये एक क्या है, कोई रुकावट है। रुकावट का मतलब कोई भी चीज रखा हुआ है, अपारदर्शी वस्तु। अच्छा, अगर यहाँ से प्रकाश गुजरेगी ना, तो हमको पता है प्रकाश इसको तो पार नहीं कर पाएगी, जिसके कारण इसके पीछे एक काला वाला क्षेत्र बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, छाया। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर जाएगा क्या, ए, छाया। अच्छा, अब देखना सेकंड वाले क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को है। सेकंड क्वेश्चन है क्या, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखना यहाँ पर आया क्या, दर्पण। थोड़ा सा पहले दर्पण को अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग को पता है कोई भी जो दर्पण है वो दो प्रकार का होता है क्या, या तो समतल या तो गोलीय। अच्छा, अब जो गोलीय दर्पण है वो या तो उत्तल होता है या तो अवतल। देखना उत्तल अवतल से ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जल्दी बताओ, जो उत्तल दर्पण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। ऐसे ही जो अवतल दर्पण है इसको बोलते हैं क्या, अभिसारी दर्पण। इतना क्लियर। अच्छा, जो अवतल दर्पण होता है इसका फोकस दूरी क्या होता है, याद रखेंगे, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जो उत्तल दर्पण है इसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अच्छा, जैसे हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोल रहे हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोल रहे हैं। लेंस के केस में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। लेंस में अपसारी लेंस जो होता है वो अवतल होता है, और अभिसारी लेंस जो होता है वो उत्तल होता है। क्लियर। अच्छा, अब समतल दर्पण जब भी आए, दो तीन फैक्ट तो पक्का याद रहना चाहिए कि इसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखेंगे ये हमेशा काल्पनिक होता है, और बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। क्लियर। और एक ये फैक्ट याद रखेंगे जो क्वेश्चन में, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। अच्छा बताओ, किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। कमेंट करके बताना कि आर और एफ में क्या रिलेशन होता है। सेकंड नंबर क्लियर। देन थर्ड है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताओ। जब भी आ जाए क्या, लेंस की क्षमता, तो सबसे पहले लेंस की क्षमता पी बराबर फॉर्मूला क्या, 1/का एफ, जहां एफ क्या है, फोकस दूरी। और याद रखेंगे जो एफ होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर में। अच्छा, जो लेंस की क्षमता है इसका मात्रक क्या होता है, तो जो लेंस की क्षमता है इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, या फिर इसी को बोलते हैं मीटर पर पावर -1। अच्छा, अब जो लेंस की क्षमता होती है ये उत्तल के लिए अलग होती है, और अवतल लेंस के लिए अलग। जो उत्तल लेंस है इसकी जो क्षमता होती है ना, ये हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल दर्पण की ऋणात्मक। तो देखना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी फोकस दूरी दे रखी है और लेंस की क्षमता पूछा है। तो क्षमता होता है 1/का एफ। 1/एफ फोकस दूरी क्या दे रखा है, तो मीटर में ही दे रखा है, 1 मीटर। तो 1/1 विच इज इक्वल टू कितना, 1 डायोप्टर। और +1 क्यों लगाए, क्योंकि उत्तल दे रखा है, और उत्तल का जो क्षमता होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो थर्ड का आंसर हो गया क्या, सी। देन अगला है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखो अभी देखे थे, अपसारी अगर दर्पण होता तब तो हम बोलते कि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, लेकिन ये लेंस है। अभी देखे थे कि लेंस के केस में दर्पण का उल्टा होता है। तो जो अपसारी दर्पण है, अपसारी अपसारी लेंस है, वो कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। अच्छा, यहाँ देखना दिया हुआ है क्या, बायोफोकल लेंस। तो बायोफोकल लेंस से ना याद आना चाहिए क्या, जरा दृष्टि दोष का निवारण। जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, उसका निवारण ही हम लोग करते हैं किसके द्वारा, बायोफोकल लेंस द्वारा। अच्छा, जरा दृष्टि दोष क्यों होता है, तो याद रखेंगे सामंजन क्षमता के घटने के कारण। सामंजन क्षमता के घटने के कारण हम लोग को होता है क्या, जरा दृष्टि दोष, और उसके निवारण के लिए यूज करते हैं बायोफोकल लेंस। अच्छा, जो उत्तल लेंस होता है ये किस दृष्टि दोष के लिए,
तो याद रखेंगे दूरदृष्टि दोष के लिए, और अवतल लेंस किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। क्लियर? 4 नंबर क्लियर। देन देखना 5, कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो ये तो सिंपल सा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? भिन्न भिन्न, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अच्छा बताओ, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक, तो याद रखेंगे प्रकाश का सर्वाधिक जो चाल होता है ना, वो होता है कहाँ? निर्वात में, जो कि बराबर होता है किसके? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अच्छा, न्यूनतम चाल किसमें होती है? देखो, न्यूनतम चाल उसी में होगा ना जिसका निर्वात सबसे अधिक होगा, वहीं पर प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, वहां पर प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? आंसर है क्या? हीरा का। और हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.43। और अगर हीरा ऑप्शन में ना लेना और पूछे प्रकाश का न्यूनतम चाल बताओ किसमें है, उस केस में आंसर हो जाएगा क्या? कांच। 5 नंबर क्लियर। देन देखना 6 नंबर, कह रहा है किसी लेंस में उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? अच्छा देखना, आवर्धन m बराबर फॉर्मूला होता है क्या? v बटे का u। अच्छा, यहाँ v भी दूरी दिखा रहा है, u भी दूरी दिखा रहा है, तो दूरी बटे दूरी, मीटर बटे मीटर, यानी मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो कुछ भी यूनिट तो बचा ही नहीं। तो जो आवर्धन होता है ना, इसका हमेशा मात्रक क्या होगा? मात्रक विहीन, क्योंकि इसके पास कोई मात्रक होता ही नहीं। देन 7 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखो अभी देखे थे, सर्वाधिक किसका होता है? हीरे का 2.43। अच्छा, हीरा से रिलेटेड एक फैक्ट जो अपने एग्जाम में और पूछता है वो क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ। सबसे कठोरतम पदार्थ, तो जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो है क्या? हीरा। क्लियर? देन एक अभिसारी लेंस बनाता है, देखना अब यहाँ पे आया क्या? अभिसारी लेंस। अभी देखिए, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को। तो याद रखेंगे, जो उत्तल लेंस होता है, इसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी, यानी इसके द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अच्छा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है? याद रखेंगे, सीधा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा होता है उल्टा। अच्छा, तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है किसमें? अवतल लेंस में। अवतल लेंस, तो जो अवतल लेंस है ना, इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? काल्पनिक होगा और छोटा होगा। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा होता है, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा होता है, और उत्तल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है, छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। और याद रखेंगे, दर्पण के केस में जस्ट उल्टा होता है, यानी दर्पण में जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का वही गुण होगा जो उत्तल लेंस का, यानी अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, वास्तविक, छोटा बड़ा सभी हो सकता है, और उत्तल दर्पण का वही गुण होगा जो अवतल लेंस का होगा, यानी उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा। देखना 8 नंबर से बहुत चीज सीखने को मिला और ये सारा चीज पूछता है। क्लियर? तो 8 नंबर तक क्लियर। देन 9 है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का उदाहरण है? देखना, कभी भी किसी चीज के रंग का कारण पूछे ना अपने एग्जाम में खास करके, तो उसका मैक्सिमम चांस है कि आंसर पक्का क्या होने वाला है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर? तो इसका भी आंसर जाएगा क्या? बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन बताओ, प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम? तो दोनों के दो दो नियम। अच्छा, इन्हें एक और घटना होता है क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अच्छा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखो, जब भी ना प्रकाश क्या हो, प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कौन कौन से 7 रंग होते हैं? प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ता है। कौन कौन सा? बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, हरा, नारंगी और लाल। तो सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी। क्लियर? अच्छा, यहाँ से पूछता है कि बताओ प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो आंसर होगा क्या? बैगनी। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो रीजन होगा क्या? आंसर होगा क्या? लाल। अच्छा, अब लाल का सर्वाधिक होता है क्या? तरंग धैर्य। तो पूछे तरंग धैर्य सबसे अधिक किसका होता है? ये भी आंसर है लाल। तरंग धैर्य सबसे कम किसका होता है? तो आंसर जाएगा क्या? बैगनी। अच्छा, अब चूंकि लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है जिस और इसका विचलन कम होता है, इसलिए पूछता है कि बताओ लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान के रूप में क्यों किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? क्योंकि इसका तरंग धैर्य अधिक होता है और ये विचलित कम होता है। क्लियर? देन देखना 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है प्रकाश के प्राथमिक वर्ण है। अभी देखो, बताया कि प्रकाश 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें जो 3 रंग होते हैं ना, ये 3 इसके क्या होते हैं? प्राथमिक रंग। कौन कौन से?
लाल, नीला और हरा। तो जो प्रकाश है उसका प्राथमिक वर्ण कौन कौन होता है? लाल, नीला और हरा। तो आंसर हो जाएगा क्या? डी, इनमें से सभी। क्लियर। देन 11 नंबर क्वेश्चन है, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? देखना, अब ये क्वेश्चन आया ना, तो इससे क्या करते हैं, इसके थ्रू हम लोग एक बार ह्यूमन आई, जो मानव नेत्र होता है, उसको रिवाइज मारते हैं। मान लो ये अपना क्या है? मानव नेत्र। और लग तो नहीं रहा है, लेकिन मानने में क्या ही जा रहा है, मान लेते हैं। ये है मानव नेत्र। अच्छा, ये मानव नेत्र का जो उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉर्निया। यानी ये अपने नेत्र का कॉर्निया है। कॉर्निया से होकर ही क्या होती है? प्रकाश अपने नेत्र में प्रवेश करती है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, जब भी नेत्र दान होता है तो उस समय हम लोग नेत्र का कौन सा पार्ट दान करते हैं? वो है कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया के पीछे ना एक संरचना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? परितारिका। परितारिका, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस या परितारिका होता है। अच्छा, जो परितारिका है ना, यही याद रखेंगे, ये अपने नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी नेत्र का जो रंग होता है उसको निर्धारित करती है कौन? परितारिका। और परितारिका के बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पुतली। पुतली क्या करती है? पुतली हमारे आंख में ना प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा, यानी हमारे आंख में कितना प्रकाश प्रवेश करेगी, इस चीज को नियंत्रित करती है कौन? पुतली। फिर देखना, इसके पीछे एक ये मांसपेशी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशी। अच्छा, ये सिलियरी पेशी क्या करती है? सिलियरी पेशी, पहली बात तो जो यहाँ पर नेत्र लेंस लगा रहता है, उस नेत्र लेंस के आकृति को नियंत्रित करती है, यानी इसको बढ़ाना और घटाने का काम करती है कौन? सिलियरी पेशी। अच्छा, अब सिलियरी पेशी हमारे नेत्र लेंस को बढ़ाती या घटाती क्यों है? ताकि हम पास या दूर की वस्तु को आसानी से देख पाए। और नेत्र के ना इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं क्या? सामंजन क्षमता। तो ये भी याद रहेगा। फिर जो हमारा नेत्र लेंस होता है, इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। देखना, प्रकाश आया उत्तल लेंस से, अब परावर्तित होकर कहाँ पहुंचा? रेटिना पर। यानी हमारे नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? रेटिना पर। अच्छा, रेटिना में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखेंगे, ये होता है कैसा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो हमारे नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। देखना, अब हमको पता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। देखना, कभी कभी ना रेटिना के पहले अगर प्रतिबिंब बनने लगे तो उस स्थिति में हमको होता है निकट दृष्टि दोष। रेटिना के बाद बनने लगे तो उस स्थिति में होता है क्या? दूर दृष्टि दोष। क्लियर। तो देखना, इतना सारा चीज हम लोग बस एक क्वेश्चन के थ्रू पढ़ गए। क्लियर। अच्छा, अब रेटिना जो होता है ना, रेटिना के पास ही होता है क्या? प्रकाश सुग्राही कोशिका। और इसके पास दो कोशिकाएं होती है, एक क्षण और एक शंकु। तो क्वेश्चन यही था कि वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं किसके पास पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। लेकिन देखना, इसी एक क्वेश्चन के थ्रू कितना सारा चीज अपन लोग पढ़ गए। क्लियर। तो 11 हो गया। नेक्स्ट है 12, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए। देखो, इसको पहले ही देख चुके, दूरदृष्टि के लिए यूज करते हैं कौन सा? उत्तल। तो जो अवतल है ये किसके लिए? निकट के लिए। सेम जो बेलनाकार लेंस होता है ये किसके लिए? तो ये यूज करते हैं जरा दृष्टि दोष के लिए। अच्छा, फिर अभी देखें कि उत्तल लेंस, सॉरी, दूरदृष्टि दोष क्यों होता है, या दूरदृष्टि दोष क्या है? तो देखना, दूरदृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तु दिखेगी परंतु निकट की नहीं दिखेगी। दूरदृष्टि दोष कब होता है? जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। ऐसे निकट दृष्टि दोष में हमको निकट का चीज दिखेगा लेकिन दूर का चीज दिखाई नहीं देगा। निकट कब होगा? जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगे। और जरा दृष्टि दोष कब होता है? तो जब हमारी सामंजन क्षमता घट जाती है, यानी ना हमको निकट का वस्तु दिखेगा ना ही दूर का। इस स्थिति में हम लोग यूज करते हैं बेलनाकार लेंस, जो उत्तल और अवतल दोनों से मिलकर बना होता है। 12 क्लियर। देन 13 है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। देखना, हमारे नेत्र में ना किसी वस्तु का स्थायित्व 1/10 सेकंड तक रहता है। यानी हम कोई चीज को देखकर हटा भी देना तब भी 1/10 सेकंड तक वो हमारे आंखों के सामने ही रहता है। 13 का आंसर बी। देन 14 है, निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर है? अच्छा, देखना यहाँ पर वाट आया, तो सबसे पहले देखते हैं वाट किसका मात्रक है। जो वाट है ना, ये मात्रक है किसका? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति। अच्छा, विद्युत शक्ति को दिखाते किससे? पी से। देखो, पी ना विद्युत शक्ति का 3 फॉर्मूला पूछता है, तीनों याद होना चाहिए। एक है क्या? v²/r, दूसरा है i²r और तीसरा है vi। तो p इज इक्वल्स टू vi, p इज इक्वल्स टू i²r, p इज इक्वल्स टू v²/r। ये तीनों फॉर्मूला है किसका? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का ही मात्रक होता है वाट। अच्छा बताओ, जो 1 HP होता है इसमें कितना वाट होता है? 1 हॉर्स पावर में। याद रखेंगे, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट? 746 वाट। इतना क्लियर।
अच्छा पूछा है इनमें से कौन वाट के बराबर है। देखो अब हम लोग 9th में पढ़ते थे शक्ति, शक्ति किसको बोलते थे। देखो शक्ति ना कार्य करने की दर होती है, यानी कार्य बटे का जो दर होता है समय होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शक्ति। तो कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो जो शक्ति है उसका मात्रक हो जाएगा क्या, जूल प्रति सेकंड, जो कि है बी नंबर। अच्छा देखना यहाँ पर ना ऐसा ही मात्रक है, जल्दी बताना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इस तीनों का बताना। तो धारा का क्या होता है एम्पियर, विभव का वोल्ट, और प्रतिरोध का ओम। इतना दूर क्लियर। अच्छा ऐसे बताओ विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद रखें उसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। इतना दूर क्लियर। देन आगे, आगे है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है। अच्छा जैसे ही किलोवाट घंटा आया, बताओ किलोवाट घंटा पहले तो मात्रक किसका है, तो याद रखेंगे ये मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। अच्छा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो याद रखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। अच्छा ऐसे ना एक जूल और कैलोरी में रिलेशन याद रखना है कि एक जूल बराबर होता है किसके, 4.2 कैलोरी के, और एक कैलोरी बराबर होता है किसके, 0.24 जूल के। अच्छा ये 4.2 है, ऑलमोस्ट होता है 4.18 के आसपास, लेकिन 4.2 लिखे। क्लियर। अच्छा अब क्वेश्चन था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखना जो 1 किलोवाट घंटा होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके, एक यूनिट के, तो 15 का आंसर हो जाएगा क्या, सी। देन 16 है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक। अच्छा विद्युत शक्ति, तो अभी देखिए विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वॉट। ऐसे ही वोल्ट किसका है, तो वोल्ट है विद्युत विभव या विभवांतर का, विभव या विभवांतर। अच्छा बताओ विद्युत विभव डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखें क्यू बटे का सी, सॉरी 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 वी है ना, विद्युत विभव वी, तो वी बराबर होता है क्या, डब्ल्यू बटे का क्यू। और इसका जो मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है क्या, डब्ल्यू है वर्क यानी जूल, और क्यू है आवेश यानी कुलम्ब। तो जूल प्रति कुलम्ब या वोल्ट दोनों मात्रक है विद्युत विभव का। अच्छा विद्युत विभव को किस युक्ति से मापते हैं, तो याद रखेंगे विद्युत विभव को मापा जाता है किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। अच्छा बताओ वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में, तो याद रखेंगे इसका आंसर होता है क्या, समांतर क्रम में या समांतर श्रेणी में। अच्छा ऐसे ही बताओ जो धारा है, धारा को कौन सा यंत्र मापता है, तो याद रखेंगे धारा को मापने के लिए यूज करते हैं क्या, एमीटर का, और एमीटर जो है इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। इतना क्लियर। देन आगे, देन देखना अभी देखे थे कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देन अगला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। देखना विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव में ना 3-4 फेमस आदमी है, और उससे बार बार क्वेश्चन आता है। कौन कौन है देखना, पहले है कौन, ऑस्टेट। अच्छा ऑस्टेट क्या किए थे, इसको याद रखेंगे, इन्होंने दिया था क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जो विद्युत धारा जो है ना, ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसके विषय में किसने बताया, ऑस्टेट ने। देन देखना इसका जस्ट उल्टा बताया था किसने, फैराडे ने। फैराडे ने दिया क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फिर इसके बाद और दो फेमस आदमी है, पहले है कौन, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या दिया था, तो मैक्सवेल ने ना जैसे अभी ऑस्टेट, ऑस्टेट क्या बोला कि जो विद्युत धारा है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसको बताया मैक्सवेल ने, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है ना, वो दिया था किसने, मैक्सवेल ने। लेकिन एक फेमस आदमी है कौन, फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग ने क्या दिया था, फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दिया, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। अच्छा अब जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है ना, वो यूज किया जाता है क्या निकालने के लिए, बल निकालने के लिए। और जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ये यूज किया जाता है क्या, विद्युत धारा निकालने के लिए। क्लियर। तो फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दिया था, इसका यूज कहाँ पे होता है ये भी समझ में आ गया होगा। देन 19 नंबर है विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अब देखना जो फ्यूज होता है, अच्छा ये फ्यूज जो ना काम करता है किस पे, विद्युत धारा के उष्मीय
प्रभाव पर। अच्छा, अब जल्दी बताओ विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। तो जब विद्युत किसी भी चालक से होकर धारा प्रवाहित की जाती है ना, प्रतिरोध के कारण उसमें उष्मा उत्पन्न होता है। अच्छा, ये उष्मा किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे उष्मा को एच या यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो उसमें प्रभाव क्या बोलता है कि अगर धारा प्रवाहित होगा किसी भी चीज से तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगी। तो जो विद्युत फ्यूज है ना, वो विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि बताओ विद्युत फ्यूज को परिपथ में क्यों जोड़ते हैं। कोई इसका आंसर ना कमेंट में बताना कि विद्युत फ्यूज को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक, ध्यान देखना, इससे जो विद्युत धारा के चुंबक के उसमें प्रभाव है, इस पर उधारित आधारित ना कुछ और उपकरण है। पहले तो 19 का आंसर सी हो गया। इस पर आधारित कुछ और उपकरण कौन कौन से हैं। एक तो है क्या, हीटर, फिर फ्यूज तो देख ही लिए, और क्या है, बल्ब। अच्छा, जो विद्युत हीटर होता है, इसका जो तार होता है ना, इसका जो कुंडली होता है वो किसका बना होता है। तो याद रखेंगे, पूछता है ये किसका बना होता है, नाइक्रोम का। अच्छा, जो विद्युत बल्ब है इसका फिलामेंट किसका बना होता है। तो याद रखेंगे इसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। क्यों, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो याद रखेंगे जो विद्युत बल्ब है ना, इसमें भरा जाता है कौन सा, निष्क्रिय गैस। क्लियर, देन आगे। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबक के प्रभाव पर एक उपकरण होता है, कौन सा, विद्युत घंटी। तो याद रखें जो विद्युत घंटी होता है ना, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि बताओ एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। देखना सिंपल सा फंडा है, कभी भी टर्म दिख जाए क्या, माइक्रो, ये हमेशा होता है 10⁻⁻⁻6। ऐसे ही कभी टर्म दिख जाए क्या, एन यानी नैनो, इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो पूछा है बताओ एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर है। सिंपल है, 10⁻⁻6। अच्छा, एक मिनट रुकना, यहाँ ना एक और चीज को रिवाइज मारते हैं, मोटर और जनित्र, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो याद रखिए जो जनित्र है ना, ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखेंगे चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, चुंबकीय प्रेरण। अच्छा, पूछता है कि बताओ फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम जनित्र में यूज होता है। तो याद रखेंगे दाएं हाथ का नियम। क्लियर। अच्छा, मोटर, मोटर क्या करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है, यानी विद्युत ऊर्जा हमसे लेगा और बदले में हमको यांत्रिक ऊर्जा देगा। अच्छा, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखेंगे चुंबक के प्रभाव पर ही, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव पर। अच्छा, जो मोटर होता है इसमें फ्लेमिंग का कौन सा हाथ का नियम लगता है, तो याद रखेंगे बाएं हाथ का नियम। क्लियर। तो अब देखना फिजिक्स का ना लगभग ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो गया। ठीक, अब आगे है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को कैसे जोड़े। देखना, जो प्रतिरोध होता है सबसे पहले तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम। अच्छा, जैसे ही ओम आया तो सबसे पहले याद होना चाहिए क्या, ओम का नियम। 1823 में ना ओम अपना नियम दिया था, वो क्या बोलता है, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यहाँ से फॉर्मूला निकला था क्या, V इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, अब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को ना हम कैसे कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या तो समांतर क्रम में या तो श्रेणी क्रम में। अच्छा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, तो याद रखेंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी अधिक प्रतिरोध चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, और अगर प्रतिरोध अधिक है तो धारा क्या होगा, कम। यानी अगर हमको कम धारा या अधिक प्रतिरोध चाहिए तो हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और इसका उल्टा, यानी अगर प्रतिरोध कम चाहिए और धारा अधिक चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्लियर। अच्छा, एक चीज और पूछता है इसमें, याद रखेंगे अगर श्रेणी क्रम में जोड़े ना तो आई यानी धारा क्या होता है, समान रहता है, लेकिन V विभव जो होता है वो अलग होता है, और समांतर में जस्ट उल्टा होता है, I अलग और V जो है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो बस प्रतिरोध के विषय में इतना याद रखना है। देन अगला है इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का यूज होता है। देखो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या चला जाएगा, नाइक्रोम। देन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर क्या, CO।
देन 24 है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? अगर कोई भी ईंधन जीवों के अवशेष से प्राप्त होना तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? जीवाश्म ईंधन। तो पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी, प्राकृतिक गैस भी। आंसर हो जाएगा क्या? डी, उपयुक्त में से सभी। देन है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे पहले सूर्य से तो याद रखेंगे क्या, ये पृथ्वी पर ना ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। और सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है ये कैसा होता है? तो याद रखेंगे ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक। अच्छा, अब सूर्य को ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? देखना, एक ना घटना होता है, इसमें क्या होता है, दो छोटे एटम मिलेंगे और एक बड़े एटम का निर्माण कर लेते हैं, और इस बड़े एटम के बनने में ना बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होता है। इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं क्या? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य भी इसी प्रक्रिया द्वारा, सूर्य में होता है क्या, देखो जो भी तारा है या सूर्य है, इसके पास ना बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होता है, और दो हाइड्रोजन मिलकर आपस में क्या करते हैं, हीलियम बना लेते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और इस प्रक्रिया में बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होता है। इसी यही कारण है कि सूर्य हमेशा क्या रहता है, उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा रहता है। 25 क्लियर। देन 26 है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? अच्छा देखना, जो बांध परियोजना होता है या नदी घाटी परियोजना होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बहुउद्देश्य परियोजना। तो जो बहुउद्देश्य परियोजना होता है यह मुख्यतः बना ही होता है किस लिए? ताकि लोगों को क्या मिल सके, जल की आपूर्ति हो सके, भूमि की सिंचाई हो सके, बिजली का उत्पादन हो सके, मत्स्य पालन हो सके, पर्यटन स्थल बना सके। ये सारा उद्देश्य होता है किसका? बहुउद्देश्य परियोजना। कोई भी बांध बनता ही इसलिए है ताकि क्या कर सके, भूमि की सिंचाई कर सके, जल आपूर्ति हो, बिजली का उत्पादन हो। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अच्छा, टिहरी बांध जो है ना किस नदी पे है? तो याद रखेंगे ये भी पूछता है कि टिहरी बांध जो है ना ये किस नदी पे है? भागीरथी नदी पर। क्लियर। अच्छा, बांध जब भी आया तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बताओ किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। आंसर हो जाएगा क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। तो 26 भी क्लियर। देन 27 है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सिंपल सा है, इसका बस आंसर याद रख लेंगे क्या? सी नंबर, सूखा सेल। जो खिलौना होता है वो सूखे सेल का बना होता है। देन अगला है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखना, जब भी विद्युत अपघटन होता है ना तो हमारे पास दो प्लेट होता है, एक का नाम है क्या? कैथोड, और दूसरे का है एनोड। तो जो कैथोड होता है, याद रखेंगे कैथोड पे जब जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो इस पे जमा होता है हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। तो यहाँ कैथोड पे पूछा है तो कैथोड पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो 28 का सी। देन 29 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखना, अच्छा यहाँ पर ना दो टर्म यूज हो रहा है क्या? एक तो उपचयन, जिसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और एक और टर्म यूज हुआ है जिसको बोलते हैं क्या? अपचयन या अनऑक्सीकरण। देखना, उपचयन का ना सीधा सा मतलब है कि इसमें या तो ऑक्सीजन जुटेगा या तो हाइड्रोजन घटेगा। तो या ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, इस घटना को बोलते हैं उपचयन। और अपचयन इसका उल्टा होता है, या तो ऑक्सीजन का वियोग हो या हाइड्रोजन का योग हो, इस घटना को बोलते हैं क्या? उपचयन। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, जो हमारा भोजन का पचना होता है, भोजन का जो पचना होता है ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है? ये पूछता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर होता है क्या? उपचयन। अब देखना, कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो साफ दिख रहा है, ZnO से ऑक्सीजन हटा है तो ZnO का क्या हुआ है? अपचयन। और कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है तो कार्बन का क्या हुआ है? उपचयन। क्लियर। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ZnO का उपचयन हुआ है, नहीं, ZnO अपचयित हुआ है। देन कह रहा है कार्बन अपचयित हो रहा है, नहीं, कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। तो राइट आंसर है क्या? सी। सी में देखना लिखा हुआ है कार्बन उपचयित हो रहा है, जो कि सही है। क्लियर। देन अगला है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? देखना, दो फेमस एग्जांपल है या रिएक्शन है, इसको पक्का से याद रखना है। कभी भी धातु अभिक्रिया करे किससे? अम्ल से, तो याद रखेंगे इस केस में हमेशा क्या होता है, एक तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। और फिर दूसरा है क्या, कि कभी भी अम्ल
क्षार से अभिक्रिया करे, तो अम्ल जब भी क्षार से अभिक्रिया करे तो उस केस में भी लवण बनेगा, लेकिन उस समय हाइड्रोजन गैस मुक्त ना होकर क्या मुक्त होगा, H2O यानी जल। क्लियर। अच्छा यहाँ से ना एक चीज और रिवाइज मारते हैं। बताओ जो धातु होता है, धातु कैसा होता है, याद रखेंगे धातु हमेशा क्या होता है, विद्युत रूप से धनात्मक होता है। अच्छा जो धातु के ऑक्साइड होते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, याद रखेंगे जो धातु का ऑक्साइड है ये कैसा होता है, क्षारीय। अच्छा सिमिलरली अधातु को भी देखते हैं। जो अधातु है ये विद्युत रूप से ऋणात्मक होता है। इसका जो ऑक्साइड होता है, इसका ऑक्साइड होता है कैसा, अम्लीय। इतना क्लियर। तो देखना क्वेश्चन यही था कि Zn जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करे तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है। साफ दिख रहा है धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन बी। देन अगला है निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है। तो देखो सिंपल सा है, बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं, एग्जाम्पल 8 में भी ये दे रखा था प्रायोगिक विधि में। इसका आंसर होगा क्या, BCO2। देन निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। अब यहाँ पर आ गया क्या फॉर्मूला, और बहुत सारा फॉर्मूला भी रिवाइज मारेंगे। देखना जो बुझा हुआ चूना होता है ये होता है क्या, CaOH हॉल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना, या इसी को बोलते हैं क्या, कली चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना को क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक। अच्छा अब यहाँ पर है CaCO3, तो CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, चौक या संगमरमर। तो चौक या संगमरमर का फॉर्मूला हो गया क्या, CaCO3। अच्छा इसी बात पे बता दो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या, विरंजक चूर्ण। तो याद रखिए जो विरंजक चूर्ण होता है ये होता है क्या, CaOCl2। अच्छा ऐसे बता दो जिप्सम का क्या होता है, साथ साथ बोलेंगे मेरे, जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 इंटू का 2H2O। अच्छा ऐसे ही बताओ POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है। तो जब जिप्सम को ना हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं ये बन जाता है क्या, POP। और POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू का हाफ H2। इसका बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर। अच्छा और कुछ करना है तो बताओ। अच्छा इसका 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोनों का कमेंट में बताना है आंसर। पहला तो क्या, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा या धोवन सोडा, इस दोनों का आंसर क्या करना है, कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते देखना फिर कह रहा दंत मंजन प्राय होते हैं, जो दंत मंजन। अच्छा अभी देखे थे ना कि कभी भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करे तो क्या बनता है, लवण। और उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, सनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो देखना कभी भी किसी चीज में ना अम्लता ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोग क्या करते हैं उसमें क्षार मिला देते हैं, या किसी चीज की क्षारीयता ज्यादा बढ़ जाए तो हम उसमें अम्ल मिला देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो देखना जो अपना हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने से अपना मुंह क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। और याद रखेंगे अपने मुंह का पीएच मान 5.4 के आसपास रहता है। अब जैसे इससे कम हो जाए, यानी अगर हमारा खाना खाने के कारण हमारे दांत का पीएच 5.4 से कम हो जाए यानी अम्लीय हो जाए, तो इससे क्या होता है, दांत झड़ने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दंत मंजन यूज करते हैं। और दंत मंजन क्षारीय होता है ताकि अम्ल और क्षार का प्रभाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो देखना अम्ल क्षार आया ना, तो एक बार बात करते हैं किसका, पीएच स्केल। अच्छा पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन। पीएच स्केल पे क्या होता है, 0, 7 और 14। तो जो 0 से 7 के बीच है ये दिखाता है क्या, अम्ल। 7 से 14 के बीच दिखाता है क्या, क्षार। और जो 7 है ये दिखाता है क्या, उदासीन विलयन। क्लियर। अच्छा फिर आगे बढ़ते देखना, आगे और कुछ आएगा तब और रिवाइज मारेंगे। कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल होता है। देखना हम लोग को पता है जो भी खट्टा पदार्थ है या खट्टा फल है इसमें पाया जाता है क्या, सिट्रिक अम्ल। 34 का तो आंसर हो गया ए। अच्छा बताओ एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें, सिरका में। अच्छा ऐसे लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये पाया जाता है दही में। अच्छा फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो याद रखेंगे फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है, जो भी डंक मारने वाले जीव होते हैं जैसे बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गया, इस सब के डंक में पाया जाता है क्या,
फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला भी पूछता है, याद रखेंगे फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्या, HCOOH। फिर ऐसे एसिटिक अम्ल का क्या होता है, याद रखेंगे इसका होता है CH3COOH। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, OH जो है ना ये क्रियाशील मूलक होता है किसका, एल्कोहल का, और COOH होता है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर, 34 तक हो गया। देन अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है ना ये होता है क्या, MgOH। अच्छा, याद रखेंगे जो MgOH है इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड के रूप में करते हैं। एंटासिड का मतलब क्या होता है, तो जैसे हम लोग खाते हैं, अगर अधिक खाना खा लिए तो हमारा पेट कैसा होता है, अम्लीय हो जाता है, उसको उदासीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चूरन वूरन लेते हैं उसी को बोलते हैं क्या, एंटासिड। तो MgOH एक एंटासिड है और इसका जो पीएच मान होता है ना ये होता है 10.5। क्लियर। देन अगला है कि जस्ता का अयस्क है, तो देखना जो जस्ता है, जस्ता क्या होता है, जिंक। अच्छा, जिंक का बताओ परमाणु संख्या कितना, तो याद रखेंगे जिंक का परमाणु संख्या 30। तो जिंक का जो अयस्क है ना वो कौन कौन सा है, याद रखेंगे 3 को इसका अयस्क है, एक होता है जिंकाइट, फिर होता है जिंक ब्लेड, और एक होता है इसका क्या, कैलेमाइन, कैलेमाइन। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, जिंक ब्लेड। अच्छा, इसके अलावा और देखते हैं बॉक्साइट। बताओ बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का। अच्छा, बॉक्साइट के अलावा ना एल्यूमिनियम का एक और है कौन सा, कोरंडम, और एक और है कौन सा, क्रायोलाइट। तो चाहे क्रायोलाइट हो, चाहे कोरंडम हो, चाहे बॉक्साइट हो, ये सारा है किसका, एल्यूमिनियम का। अच्छा, ऐसे सिनेबार किसका है, याद रखेंगे सिनेबार है किसका, पाड़ा का। अच्छा, ऐसे ही बताओ यूरेनियम का क्या है, यूरेनियम, याद रखेंगे यूरेनियम का होता है क्या, यूरेनियम का पिच ब्लेड। अच्छा, बताओ भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये पाया जाता है कहाँ, जादू घोड़ा के खदान में, जो जादू घोड़ा जो कि कहाँ है, झारखंड में, झारखंड। इतना दूर क्लियर, 36 तक। देन अगला है धातु जो सिर्फ अम्लराज राज में घुलता है। अब देखना अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज जो होता है ना वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने से बनता है, जिसको हम लोग ना और दूसरे नाम से जानते हैं क्या, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ही कहलाता है क्या, अम्लराज। तो जो एक्वारेजिया है ना इसका यूज किया जाता है क्या, सोना को साफ करने के लिए। तो एक्वारेजिया में कौन घूमता है, एयू ऑरम यानी सोना। देन 38 से निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, जो आयनिक यौगिक होता है ना ये हमेशा बनता है किसके किसके बीच, एक धातु और एक अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से। तो जहां भी अधातु और धातु मिल जाए वो हमेशा बनाता है क्या, मैक्सिमम केस में आयनिक यौगिक। तो देखना कैल्शियम धातु, क्लोरीन अधातु, तो ये तो है आयनिक यौगिक। ऐसे ही के धातु, Cl अधातु, ये भी पक्का क्या है, आयनिक यौगिक। फिर देखना हाइड्रोजन और Cl, अब ये दोनों का दोनों क्या है, एक तो धातु है और एक क्या, अधातु। तो यहाँ भी क्या बन रहा है, आयनिक यौगिक, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन दोनों का दोनों क्या है, अधातु। तो यहाँ पर आयनिक यौगिक नहीं बन रहा है, तो आंसर जाएगा क्या, बी नंबर। देन अगला है हीलियम गैस है। अब सबसे पहले तो हीलियम गैस, चलो ज्यादा नहीं जाते, हीलियम गैस कितने हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना उसमें 18 जो वर्ग है उसके तत्व को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन, सॉरी उस तत्व को बोलते हैं हम लोग अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस में कौन कौन आता है, तो कौन कौन आता है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया, और जेनन हो गया। ये सारा का सारा क्या है, 18वें वर्ग में, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अक्रिय गैस। तो चाहे हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, रेडन हो या जेनन हो, ये सारे के सारे क्या है, अक्रिय गैस। अच्छा, अक्रिय गैस के बारे में ना याद रखिए इसके बाहरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण यह किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 39 क्लियर। देन 40 से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा, देखो इसको पहले ही देख लिया, तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा। देन कह रहा है बेंजीन का अणुसूत्र है, देखना याद रखेंगे पहली बात तो बेंजीन जो है ना ये एक क्या है, एरोमेटिक कार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन ना जो क्या देता हो, खुशबू देता हो, सुगंध वाला हाइड्रोकार्बन।
सबसे पहले तो यही पूछता है कि इनमें से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो कौन है, बेंजीन। अब बेंजीन का जो फॉर्मूला है ये होता है क्या, C6H6। इसका जो संरचना होता है ये कैसा होता है, तो याद रखिए षटकोण के जैसा दिखता है ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का। क्लियर। अच्छा, अब देख रहे हैं यहाँ पर ना थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन आया है, एक बार हाइड्रोकार्बन रिवाइज मारते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन मिलता है। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये मुख्यतः कौन से कितने होते हैं, दो। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये होता है कौन, एल्केन। अच्छा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, याद रखिए CnH2n+2। और जो असंतृप्त होता है वो होता है कौन कौन, एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, जो एल्कीन होता है, देखो एल्केन जो होता है ना इसमें सिंगल बॉन्ड आबंध होता है, एल्काइन एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल। और एल्कीन का था CnH2n, सामान्य सूत्र। एल्कीन का हो जाएगा क्या, एल्केन का था CnH2n+2, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। और जो एल्काइन हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या, CnH2n- का। तो 41 नंबर क्लियर। देन अब है 42, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन से आबंध होते हैं। देखो जो दो हाइड्रोजन परमाणु है ना इसके बीच हमेशा कौन सा होता है, सिंगल आबंध। अच्छा, जो ऑक्सीजन है इसके बीच डबल, और जो नाइट्रोजन है इसके बीच ट्रिपल। ये तीनों पूछता है तो एक साथ तीनों याद रखेंगे। तो यहाँ तो सिर्फ था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में होता है कौन सा, एकल आबंध। देन अगला है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो देखना जो चूना जल है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो बिना बुझा हुआ चूना है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर। देन अगला अगला है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखना जो चीनी है ना इसका रासायनिक सूत्र होता है क्या, C12H22 और O11। अच्छा, अब यहाँ देखना ये है क्या, C6H12O6। तो याद रखेंगे ये किसका है, ग्लूकोज का। और ऐसे बताओ CH3COOH अभी बताए थे ये किसका, तो याद रखेंगे ये है एसिटिक अम्ल का। इतना दूर क्लियर, 44 तक। देन 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो देखना जो भी कार्बनिक यौगिक सबसे सरल होता है वो उसकी जो अभिक्रियाशीलता है ना उतनी अधिक होती है, यानी जो जितना ज्यादा सरल वो उतना ज्यादा अभिक्रियाशील। तो यहाँ दिख रहा है सबसे अधिक सरल कौन सा है, CH4 यानी मिथेन। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील भी कौन हो जाएगा, मिथेन। इसका 45 का आंसर हो गया बी। देन देखना 46 है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए मापदंड क्या बनाया था। देखना थोड़ा सा देखते हैं आवर्त सारणी का इतिहास शॉर्ट में। देखना जो आवर्त सारणी है ना उसको बनाने का सबसे पहला प्रयास था किसके द्वारा, तो इसका सबसे पहला प्रयास था कौन, डेबो राइनर। डेबो राइनर ने क्या किया, हम सबको पता है डेबो राइनर ने क्या दिया था, त्रिक का नियम। अब चूंकि ये सफल नहीं रहा तो इसके बाद फिर कौन आया, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने दिया क्या, अष्टक का नियम। अच्छा, न्यूलैंड के समय कुल कितने तत्व थे, तो याद रखेंगे 56 तत्व थे। ठीक। देन इसके बाद आवर्त सारणी को पहली बार सही तरीके से बनाने का प्रयास किया किसने, मेंडलीव ने। अच्छा, इसीलिए ना हम लोग मेंडलीव को क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी का पिता। आवर्त सारणी का पिता। अच्छा, मेंडलीव के समय में कितने तत्व थे, तो ये भी याद रखेंगे 63। और मेंडलीव को क्या बोल रहे हैं, आवर्त सारणी का पिता। अच्छा, जो मेंडलीव है ना इसने क्या किया था, तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम पे सजाया था। यानी जो मेंडलीव का आवर्त नियम है ना वो क्या बोलता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ क्या रह गया था, बुराई रह गया था, कमी रह गया था। इसको दूर करने के लिए आए कौन, मोस्ले। और मोस्ले ने दिया क्या, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। अगर पूछे ना आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कौन है, उस केस में आंसर जाएगा क्या, मोस्ले। लेकिन अगर पूछे बताओ आवर्त सारणी का पिता कौन है, तो उस केस में आंसर जाएगा क्या, मेंडलीफ। ठीक। अच्छा, अब जो मोस्ले था, मेंडलीफ ने क्या किया, आवर्त सारणी बनाने में परमाणु द्रव्यमान को महत्व दिया, लेकिन इसने दिया किसको, परमाणु संख्या को। क्लियर। अच्छा, जो मोस्ले का आवर्त सारणी था इसमें याद रखेंगे आवर्त कितने, तो आवर्त थे 7 और वर्ग था कितना, 18।
क्लियर। तो क्वेश्चन बस इतना सा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तैयार करने के लिए किसको मापदंड बनाया, तो मेंडलीव ने बनाया था किसको, परमाणु द्रव्यमान को। क्लियर। देन अगला 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है। देखना, अब जो आधुनिक आवर्त सारणी बना इसमें बताया टोटल 18 वर्ग थे, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ग था ना, इसी को हम लोग बोलते, इसके जितने भी तत्व थे उसको बोलते थे क्या, क्षारीय धातु। और जो सेकेंड वाला था इसको बोलते थे क्या, क्षारीय मृदा धातु, सेकेंड वाले को। अच्छा, ऐसे ही जो 17 था, 17 को हम लोग बोलते थे क्या, हेलोजन। और जो 18 वाला वर्ग था 18, इसको बोलते थे क्या, निष्क्रिय या अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का समूह, या इसी को बोलते थे जीरो वर्ग या शून्य वर्ग। तो देखना, जो पहला वाला वर्ग है उसको बोलते थे क्या, क्षारीय धातु। तो पूछ रहा है इसमें से कौन क्षारीय धातु नहीं है। देखना, जो क्षारीय धातु है ना, इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आता है सोडियम, रुबेडियम, लिथियम, ये सारा। तो इसमें मैग्नीशियम नहीं आता है, इसलिए 17 का आंसर हो जाएगा क्या, ए, मैग्नीशियम। देन 48 है, निम्नलिखित में से कौन हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है। देखना, अभी बोले थे हेलोजन कितने में, 17वें में। अच्छा, इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन इत्यादि। देखना, इसमें से कौन दिख रहा है तुमको, तो 48 में साफ दिख रहा है कौन सा, ब्रोमीन। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सारा आता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन से रिलेटेड ना एक याद रखेंगे कि ये एकमात्र द्रव्य अधातु है, द्रव्य अधातु। ऐसे ही बताओ, एकमात्र द्रव्य धातु कौन सा है, एकमात्र द्रव्य धातु, उसका आंसर है क्या, पारा। और पारा का अयस्क देख रहे थे अभी, कौन सा था, सिनेवार। क्लियर। देन अगला है कि जिंक की परमाणु संख्या क्या है, तो अभी देखे थे कि Zn का परमाणु संख्या कितना, 30। देन लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। देखना, अभी देखे थे कि विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, धातु। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। तो देखना, इस प्रकार अपने 50 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट। देखो भाई, जो पूरा का पूरा देखा होगा ना सही तरीके से, वो रियली बताना पूरा मजा आया होगा। कितना बेटर वे में हम लोग क्या किए, अच्छे तरीके से रिवाइज मार लिए, है कि नहीं। अब पूरा देखने के बाद ना लास्ट में, मतलब एग्जाम देने के बाद पक्का बताना, जो भी एग्जाम दे के आओगे ना उसको फील हो जाएगा पक्का कि रियल में ये वीडियो कितना ज्यादा हेल्पफुल था। यूं ही नहीं कि बस आए डायलॉग बाजी कर दिए कि नहीं पूरा इसी से पूछेगा, दिस दैट कर दिए और आकर सारा क्वेश्चन पढ़ के उसको आंसर टिक कर दिए। नहीं, हम लोग क्या किए, कायदे से एकदम रिवाइज किए, जो रिवाइज करने का सही तरीका होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।